नमस्कार साथियों, मैं निधि जादौन आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग करोगे में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। तो आज की शानदार सी खूबसूरत सी छोटी सी वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जो आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक है EMRS। तो उससे रिलेटेड मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आप पेपर से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। फटाफट रिवीजन बतौर देख लीजिएगा। खुद आपके सामने रहा है 10 मिनट में आपके 10 नंबर पक्के। मैं जानती हूँ आप शायद उन क्वेश्चनों को कर पाए, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे शायद जो आपके लिए नए होंगे। तो चलते हैं जल्दी से। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर एक नई अपडेट्स टाइम टू टाइम एंड हर एक टॉपिक मैंने यहाँ बहुत अच्छे से आपका करवाया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आपको सबसे पहले मैं इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ। तो चालू करते हैं। इसमें आपके NEP 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन और प्लस ICT मतलब कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन रिलेटेड है। इसी प्रकार से मैं 3 से 4 क्लास में यहाँ बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो आप जरूर देखिएगा। और EMRS स्टूडेंट्स के लिए यहाँ बहुत ही बेहद जो पार्टिसिपेंट करने वाले हैं यहाँ बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले नवगठित मसौदा NEP 2020 के अध्यक्ष कौन थे? 2020 के यहाँ अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ क्वेश्चन रहा है। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये कई बार सीटेट वगैरह में भी पूछ लिया गया है कि कौन इसके अध्यक्ष रहे हैं, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। आगे मैं बात कर लूँ जो NEP 2020 है, मैंने यहाँ कई क्वेश्चनों में मैंने यहाँ पूरी ब्रीफली समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी द 21st सेंचुरी रिप्लेस 34 ईयर्स ओल्ड नेशनल पॉलिसी ऑन NEP 1986। ये 1986 के 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जो कि इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना। इसका जो मंजूरी जो दी गई थी वो 29 जुलाई 2020 को दी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। मैंने यहाँ कुछ जो फैक्ट्स हैं वो भी मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है कि इसको जो पूछा जा सकता है कि NEP 2020 को आखिरकार मंजूरी कब दी गई थी, तो आप पता बता सकते हैं कि 29 जुलाई 2020 को। आगे मैं नेक्स्ट बात करूं कि NEP 2020 का जो मुख्य उद्देश्य है उसका क्या उद्देश्य जो है वो किसका विकास करना है, क्या रहना है, तो वो बताऊं मैं। 100% रोजगार प्रदान करने का प्रावधान नहीं, दुनिया में सबसे बेहतर बुनियादी संरक्षण नहीं, निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान नहीं, प्रत्येक छात्र की रचनात्मक क्षमता, जो मतलब जो स्टूडेंट है उसकी क्रिएटिव पोटेंशियल कितनी विकसित करनी चाहिए, डेवलपमेंट करनी चाहिए, ये उसका मुख्य उद्देश्य रहा है। आगे मैं नेक्स्ट बात करती हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया गया है? मतलब कौन कौन सी वो हैं जो क्रिया हैं जिन पर समर्थन नहीं किया गया है? संप्रेरणात्मक समझ पर जोर, योगात्मक आकलन, पाठ्यचर्चा की विषय वस्तु को पढ़ाना, प्रौद्योगिकी की उपयोग में कमी आना। तो सबसे मैं बता दूं सिर्फ इस पर जोर दिया गया है, इस पर नहीं दिया गया है, नहीं किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन रहने वाला है, आंसर रहने वाला है, वो यहाँ 4 रहने वाला है। आगे मैं नेक्स्ट बात करूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? तो आप समझ सकते हैं, देखें कि यह सीखना कि कैसे सीखना है, मतलब लर्निंग टू लर्न पे कि आप सीख कैसे रहे हैं, कहाँ से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीजें 2020 की बदलाव का प्रस्तावित करती है। आगे मैं बात करूं, प्रमुख उद्देश्य इसका क्या रहा है कि रचनात्मक क्षमता का विकास। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ है कि कौन सी क्षमता का विकास है? यहाँ रचनात्मक क्षमता का विकास। विषयों, पाठ्यक्रमों, पाठ्येतर की गतिविधियों के बीच कोई सख्त अलगाव नहीं, बहुविषयक शिक्षा। वेरी वेरी मोस्ट है, जहां मैंने ये जो रेड रेड से हो रहे हैं यहाँ, इनको एक बार समझने की कोशिश है। संकलात्मक समझ, सामुदायिक सहभागिता, प्रारंभिक शिक्षा का स्वावलंबीकरण, अनुभव आगत्मक अधिगम, स्कूल लेवल पर वोकेशनल, और 360 डिग्री समग्र पोर्टकार्ड। इन सारी चीजों को आप बहुत ही एक बार रिवीजन क्विकली जल्दी कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट बात करूं, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज बेस्ड, जो नई शिक्षा नीति है उसके कितने स्तंभों पर आधारित है? उसके आधार स्तंभ कई बार पूछ रहे हैं कि जो नई शिक्षा नीति है 2020 कि उसके आधार स्तंभ कितने हैं? तो सबसे पहले मैं बात करूं उसके आधार स्तंभ 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। आगे बात करूं कि उसकी 5 पिलर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही।
ये यहाँ मेरे पांचों जो उसके पिलर्स हैं वो मैंने यहाँ डिस्क्राइब कर दिए गए हैं, आप एक बार इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे मैं बात करती हूँ, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीसीई। इसकी फुल फॉर्म क्या रहने वाली है, तो यहाँ इसकी जो फुल फॉर्म रहने वाली है वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आगे मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 9 की, एनईपी 2020 प्रोसेड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। एनईपी 2020 ने प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए शैक्षणिक ढांचे का प्रस्ताव रखा। जो इस ढांचे का जो प्रस्ताव रखा है उसका नाम क्या है, जो उसने ढांचा बनाया था उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका NCPEFE तो ये इसका नाम है, आप बता सकते हैं। आगे मैं बात करूं ECE फ्रेमवर्क ढांचा आखिर है क्या, ये सारी चीजें मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। जो NCPEFE है जो नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क एंड अर्ली चाइल्डहुड, ये इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है यहाँ। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा और शैक्षणिक ढांचा NCPEFE का मसौदा NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा। जो मल्टी फेस्ड फ्रेमवर्क बहुआयामी रेखा है जिसमें अक्षर, भाषाएं, संख्याएं, गिनती, रंग मतलब ड्राइंग, पेंटिंग जो आदि आदि अलग अलग जो चीज हैं वो अन्य इसमें सभी शामिल होंगे। तो आप यहाँ इन क्वेश्चनों को जरूर एक बार तैयार कर लीजिएगा। आगे मैं बात करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 तो हो चुका है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द गोल ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू हाई क्वालिटी ECE across the country will be implemented in a phased manner. ECE shall be delivered through various educational institutions find the out of the odd of the one institution। पूरे देश में उच्च गुणवत्ता वाली जो ECE है तथा तक सार्वभौमिक तक का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। ECE विभिन्न शिक्षा संस्थानों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। बेजोड़ संस्था का पता लगाएं, एक स्टैंड अलोन। तो इसका जो किस पे है, एक स्टैंड अलोन आंगनवाड़ी जो हमारी आंगनवाड़ी जो होती है वो, या बी आंगनवाड़ी प्राथमिक विद्यालयों के लिए सह स्थित है, या स्टैंड अलोन प्री स्कूल के लिए, या निजी स्कूलों के किंडरगार्टन विभाग। तो आपने बहुत पढ़ा होगा कि किंडरगार्टन सेक्शन ऑफ प्राइवेट स्कूल, जो छोटे छोटे बच्चे किंडरगार्टन पद्धति के अनुसार। आगे मैं बात करती हूँ नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, MSRD बिल ensures ECE curriculum and pedagogy its continuity from pre-primary school through primary school. It will be carried out jointly by MHRD and other institution. Kindly choose an or institution from the list। मैंने यहाँ दोनों बाइलिंगुअल क्वेश्चन यहाँ कराने की आपको कोशिश की है। तो MHRD ECC पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र पर प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक विद्यालय तक इसकी निरंतरता सुनिश्चित करेगा। इसे MHRD और अन्य संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। कृपया एक इसमें से एक विषम उदाहरण चुनें, मतलब एक और छांटना है। ये इसके सारे उदाहरण हैं लेकिन एक इसमें ऐसा डिपार्टमेंट है जो इसको करिकुलम नहीं करता है, तो उसको आप और को चुनेंगे। तो इसमें है द मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ये तो है ही है, द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट WCD भी है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर HFW भी है। तो इसमें एक जो रहने वाला है वो है जो द मिनिस्टर ऑफ SWE। तो आप ये और है यहाँ, तो आपके लिए यहाँ बहुत अच्छा है। आगे अब बात करते हैं इसी में अर्ली चाइल्डहुड केयर, प्रारंभिक बचपन देखभाल शिक्षा। आखिरकार ये यूनिवर्सल जो सार्वभौमिक पहुंच है, यहाँ जो अलग अलग एज के अनुसार यहाँ जो बांटा गया है वो मैंने यहाँ डिस्क्राइब तरीके से आप देख सकते हैं कि जो चिल्ड्रन जो बच्चे हैं 3 से 6 साल वो फ्री सेफ हाई क्वालिटी SCC एंड आंगनबाड़ी प्री स्कूल, उनके लिए आंगनबाड़ी स्कूलों की व्यवस्था अलग से की गई है। यहाँ जो फाउंडेशनल लर्निंग है, जो मूलभूत शिक्षण पाठ्यक्रम वो 3 साल से 8 साल के लिए, वो भी 2 भागों में उन्होंने डिवाइड किया है, फ्रॉम 3 to 6 और 6 to 8। इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड प्राइमरी स्कूल बनाया गया है। प्रिपरेटरी क्लास पीरियड ऑफ एज ऑफ 5, एवरी चाइल्ड विल मूव द प्रिपरेटरी क्लास ऑफ बाल वाटिका एंड बिफोर क्लास फर्स्ट। यहाँ इन्होंने प्रारंभिक कक्षा में जाएं और बाल वाटिका में कक्षा फर्स्ट से पहले, इस तरीके से इन्होंने ये सारी चीजें यहाँ डिस्क्राइब कर दी हैं। आगे मैं बताती हूँ क्वेश्चन नंबर NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा में किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल हैं। जो स्कूली शिक्षा में जो एज ऑफ चिल्ड्रन इज कवर्ड बाय स्कूल एजुकेशन, तो बात कर लेते हैं 3 से 18। जो मैक्सिमम जब स्कूल में बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो कम से कम 3 साल से और 18 तक, यहाँ तक उनकी जो 10th 12th की बात करें तो वो उनकी स्कूली जो एज होती है वो यहाँ
कंप्लीट मानी जाती है। आगे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 13 की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा के बुनियादी स्तर में शामिल है कौन कौन सी? 3 वर्ष कक्षा फर्स्ट एंड सेकेंड, पूर्व विद्यालय 3 वर्ष नहीं, ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो नहीं पहले आएगा। प्राथमिक विद्यालय के 5 वर्ष नहीं, पूर्व विद्यालय के 3 वर्ष नहीं, तो पूर्व विद्यालय के 3 वर्ष तथा कक्षा फर्स्ट और सेकंड यहाँ क्या रहने वाला है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा के बुनियादी स्तर। आगे मैं बात करूं 14 क्वेश्चन, ये आपने आप सामने देख ही रहे हैं कि क्या क्या इसमें एम्स हैं 2020 के जो शिक्षा। अभी एक चीज और इसमें रह गई है पीछे कि न्यू करिकुलम एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, इसमें कौन कौन से जो हमने अभी तक पढ़े हैं वो क्या क्या हैं कि 2 ईयर्स पे, 10 ईयर्स या 2 ईयर्स में, 3 ईयर्स में, ये सारे आप देख सकते हैं एक बार, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है और मैं इनको इस तरीके से डिस्क्राइब आपको नहीं करा सकती क्योंकि मैंने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कराने की कोशिश की है जो आपके लिए एग्जाम में बेनिफिट है। तो आप एक बार बस इसको तो देख लीजिएगा और क्वेश्चनों को जरूर एक बार रिपीट ध्यान में कर लीजिएगा। तो 10+2 स्ट्रक्चर रिप्लेस्ड बाय ये जो पहले 10+2 स्ट्रक्चर चलता था वो अब रिप्लेस कर दिया गया है किससे? 5+3+3+4। यहाँ से भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला होगा, तो आप जरूर एक बार इस पर नजर कर लीजिएगा। आगे मैं बात करती हूँ इसका जो स्ट्रक्चर का एम है, जो उद्देश्य है वो क्या क्या रहने वाला है? शिक्षार्थियों का समग्र विकास होना चाहिए, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ रहना चाहिए, अनुभवात्मक शिक्षा रहनी चाहिए, स्कूली शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा एनसीएफसी 2020-2021 के अनुसार यहाँ विकसित किया जाएगा। कला और विज्ञान के बीच यहाँ गतिविधियां होनी चाहिए, मतलब नई नई क्रिएटिविटी होनी चाहिए और सभी विषयों में पाठ्यक्रम में उसकी मूलभूत अनिवार्यता सीमित कक्षा किया जाता है और एक इंटरेक्टिव होना चाहिए। बच्चों को क्या होना चाहिए? इंटरेक्टिव होना चाहिए। यहाँ सारी चीजें इन्होंने क्लियर करी है, मतलब जो आपस में, और एक अट्रैक्टिव जो क्लासरूम होना चाहिए वो एक अट्रैक्टिव होना चाहिए, बच्चे उससे मतलब क्या कर पाए, उन दोनों के बीच में संबंधता बना पाए और जानने की कुछ कोशिश करें। आगे बात करूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूं, व्हाट आर द प्री क्वेश्चन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिकसी, तो मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता की पूर्व अपेक्षाएं क्या हैं? तो सबसे पहले इसमें बता दूं मैं, सुने, बोलें और अंकगणित करें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम अगर मैथ निकालने और सुने और बोल दें हम तो शायद सॉल्व हो जाए, नहीं। संख्याओं के साथ पढ़ना, लिखना और बुनियादी संचालन, ये होगा कि संख्याओं के साथ आप पढ़ें, फिर लिखें और फिर उससे एक बुनियादी संचालन करें। लिखें, पढ़ें और पर्यावरण अध्ययन, ये भी नहीं होगा। पढ़ें, लिखें और संख्याओं के साथ खेलें, ये नहीं होगा कि पहले पढ़ें फिर लिखें। तो इसका आंसर यहाँ सेकंड करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात करूं यहाँ, तो NIPUN भारत मिशन का जो निपुण है, इससे NIPUN मतलब ऐसे ना बोले, इस ये है निपुण, क्या है? निपुण का मिशन का जो उद्देश्य है बच्चे को पढ़ने लिखने में दक्षता हासिल हो, ये कौन कौन सी क्लास तक यहाँ पहुंचाने का काम करता है? तो ये जो कक्षा 3 तक पहुंचता है, कौन सा पहुंचता है? कक्षा 3 तक यहाँ पहुंचाने का काम करता है। आगे मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 16, नेशनल एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP भाषा शिक्षा और भाषा सीखने के रूप में वर्णित करती है बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति, मतलब जो सभी भाषाएं उनको जानने की और उसकी भाषा की शक्ति को बढ़ावा देने की। आगे मैं बात करूं जो निपुण है NEP 2000 भाषा और NEP के बीच में क्या क्या है? त्रिभाषा सूत्र है, बहुभाषिकता की सिफारिश की है उन्होंने। NEP 2020 मातृभाषा के अध्ययन की सिफारिश करता है। घरेलू भाषा, आधुनिक भारतीय भाषाएं, संस्कृत, शास्त्रीय भाषा और विदेशी भाषाएं, अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय विदेशी भाषा। आगे मैं बात करूं तो ये उसका वो है इंग्लिश में, मैंने यहाँ सारी चीजें इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल मैंने यहाँ कर दी है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूं मैं, NEP 2020 में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। NEC का नाम क्या है? तो आप बता सकते हैं यहाँ परख, क्या है यहाँ? परख। परख आपने बीच में सुना भी होगा। आगे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 18 की, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल असेसमेंट सेंटर परख, परख का जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या रखा है, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका है कि एक मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना, एक मानदंड और एक दिशा निर्देश निर्धारित करना। आगे मैं बात करूं जो परख PARKH, मैंने यहाँ सारी चीजें बता दी हैं। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू, नॉलेजमेंट एंड फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये परख है। PARA, यहाँ ए आएगा,
परख, क्योंकि वो रेड से था वो दिखाई नहीं दे रहा था, तो PARAKH। मैंने यहाँ सारी चीजें बता दी देंगे, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, परख की यहाँ फुल फॉर्म क्या रहने वाली है। तो ए स्टैंडर्ड सिटिंग बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE। यहाँ मैंने सारी चीजें परख के बारे में आप देख ही रहे होंगे सामने। तो आप प्लीज एक बार क्वेश्चनों को जरूर कर लीजिएगा। इतना आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप चीजों को ब्रीफली कर पाए, तो जितना आपने किया उसका रिवीजन कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इन MCQs को एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो आगे मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की। तो पूरे स्कूल के वर्षों में प्रगति को ट्रैक करने के लिए न कि केवल ग्रेड 10 और 12 के अंत में NEP 2020 के अनुसार सभी छात्र निम्नलिखित कक्षाओं में स्कूल परीक्षा देंगे, सही पता लगाएं कि वो कौन कौन से यहाँ रहने वाले हैं। तो ग्रेड्स रहते हैं यहाँ, जो करिकुलम जो चल रहा है वो 3, 5 एंड 8 का है। क्या है? 3, 5 और 8 का। आगे मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 20 की। तो राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री का बहुआयामी रिपोर्ट का जो प्रस्ताव है वो कौन कौन सा है? क्या स्वयं मूल्यांकन एवं सहकर्मी मूल्यांकन का समावेश। यहाँ क्वेश्चन 20 तक आपको यहाँ सारी चीजें, एनी डाउट, कोई भी डाउट यहाँ तक अभी तक रहा हो। आगे मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 21। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? तो अनिवार्य विशेष शिक्षा, ऐसी कोई पर्टिकुलर कोई यहाँ स्पेशल एजुकेशन देने का यहाँ कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि ये कोई स्पेशल एजुकेशन है। आगे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 22 की। NEP 2020 की सिफारिश है कि भारत सरकार सभी लड़कियों के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए भी समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए देश की क्षमता का निर्माण करने के लिए एक फंड गठन करेगी। वो क्या होगा? तो इसका है जेंडर इंक्लूजन फंड। कौन सा नाम है वो? जेंडर इंक्लूजन फंड। ये यहाँ तक की सारी चीजें ये वेरी वेरी मोस्ट रहने वाली हैं, आप एक बार जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की मैं बात करूं। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्टेड फ्रॉम विद इंटर्नशिप। मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो व्यावसायिक शिक्षा है, जो मतलब वोकेशनल जो एजुकेशन है, वो इंटर्नशिप के साथ साथ कौन सी क्लास से शुरू होगी? तो वो आपकी क्लास यहाँ 6 से रहने वाली है। आगे मैं बात करती हूँ वोकेशनल एजुकेशन के बारे में। मैंने यहाँ सारी चीजें दे दी हैं कि 2025 तक इनका एम है कि कम से कम शिक्षा प्रणाली में 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव होगा। आगे बात करूँ 6 to 8 के दौरान स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे बढ़ई, माली, कुमार, कलाकार आदि गति प्रशिक्षिता के लिए 10 दिन की यहाँ बैगलेस अवधि दी जाएगी कि इनके लिए यहाँ बिना बैग के यहाँ सारी चीजें कराई जाए। ऑनलाइन मोड के माध्यम से व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराए जाएंगे ऑनलाइन स्तर पर। लोक विद्या यानी भारत में विकसित महत्वपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में एकीकरण के माध्यम से छात्रों के लिए सुलभ बना दिया जाएगा, आसान कर दिया जाएगा। ये है आपका वोकेशनल एजुकेशन के बारे में सारी जानकारी। आगे बात करूं क्वेश्चन नंबर 24। ए नेशनल रिपोजिटरी ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्सेज ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी विल बी। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार है, वो है दीक्षा। कौन सी पॉलिसी है? दीक्षा। मैंने यहाँ दीक्षा की फुल फॉर्म भी लिख दी है, डिजिटल स्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन। ये आपके लिए मैं एक क्लास जरूर एक ऐसी क्लास लाने वाली हूँ जहाँ से आपको पूरी फुल फॉर्म एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आप कोई भी अगर आपके पास विद ट्रिक लाने वाली हूँ कि आप कोई भी एक बार फुल फॉर्म देखिएगा और वहाँ जरूर आप कोई भी फुल फॉर्म अगर आती है पेपर में तो वहाँ आप आसानी से उसका आंसर दे पाएँ। आगे मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ तक मैंने अब जो आगे मैंने ये NEP 2020 से कुछ बेसिक या इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा ये थे। अब मैं कुछ कंप्यूटर के यहाँ क्वेश्चन मैं आपके लगवाने वाली हूँ, तो आप जरूर देखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट जूम स्तर क्या है? तो यहाँ आपका 100% रहता है। कितना रहता है माइक्रोसॉफ्ट में? 100%। वहीं में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 100% रहता है। और आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करती हूँ मैं, कि जो फॉन्ट आकार टूल फॉर्मेटिंग बार में उपलब्ध सबसे कम छोटा और सबसे बड़ा आकार रहता है वो आपका 8 and 72। 8 मतलब सबसे छोटा और 72 मतलब सबसे बड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं, एक उपकरण जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित कर सकता है वो आपका क्या रहने वाला है? तो वो है आपका एन एम्यूलेटर। क्या रहने वाला है? एक एम्यूलेटर। ठीक है, यहाँ तक को आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। आगे मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ जो आप बेसिक से जानते हैं वो मैंने यहाँ छोड़ दिए हैं। आगे की बात करूँ, कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है?
तो वेवकॉम, मॉनिटर, हेडफोन्स, प्लॉटर, कौन सा? वेवकॉम, मॉनिटर, हेडफोन्स, प्लॉटर। तो यहाँ का कौन सा रहने वाला है? यहाँ आपका वेवकॉम वेब कैम रहने वाला है। कौन सा? वेब कैम। जो आपका वेब कैम मतलब किसी भी हम पर्टिकुलर जो कैमरा की बात करें वो यहाँ रहने वाला है वेब कैम। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वाईफाई स्टैंड फॉर। ये तो आप सभी जानते होंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या रहने वाली है? वायरलेस फिडेलिटी। क्या रहने वाली है? वायरलेस फिडेलिटी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सिचुएटेड फॉर प्रिपेयरिंग द रिजल्ट फॉर ए क्लास फॉर स्टूडेंट्स। छात्रों की एक कक्षा का परिणाम तैयार करने के लिए, उसका रिजल्ट तैयार करने के लिए कौन सा सबसे अच्छा उपयुक्त उदाहरण है? तो वो आपका रहने वाला है MS पावर पॉइंट। क्या रहने वाला है? MS पावर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, प्रोवाइड्स लिंकेज बिटवीन CPU एंड, मतलब CPU और उपयोगकर्ता के बीच जो संबंध प्रदान करता है वो आपका रहने वाला है पेरिफेरल डिवाइस। क्या बोलते हैं उसे? पेरिफेरल डिवाइस। आगे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो MICR स्टैंड्स फॉर, मतलब MICR का मतलब क्या है? तो MICR का मतलब यहाँ रहता है मैग्नेटिक इंक कोड रीडर। आगे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 11 की, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट करेक्ट पेयरिंग। जो आपके करेंट पेयरिंग रहने वाले हैं MS वर्ड, बुक राइटिंग, MS एक्सेल, डिलीवरिंग लेक्चर, MS पावर पॉइंट। तो इसमें कौन कौन से रहने वाले हैं? तो आपका सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आगे मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की, MICR स्टैंड्स फॉर, ये तो आपका हो ही गया है, 11 हो गया। 12, OCR इज द एक्रोनॉमी फॉर, तो इसका ऑप्शन रहने वाला है OCR की फुल फॉर्म जो है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। क्या रहने वाली है? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूं, कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आपका पाइथन जो है वो आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच एक इंटरफेस है, तो वो आपका है यूजर एंड कंप्यूटर। कौन सा है? उपयोगकर्ता और कंप्यूटर इंटरफेस जो रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15, ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको शेयर करके बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। मैं एक और क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, गेटवे का उपयोग कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किया जाता है, कितने कंप्यूटर की? तो वो आपके लिए बताना है, जरूर बताइएगा। और सभी छात्र जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए ऑल द बेस्ट। एक बार जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, देखिएगा। मैंने CTET एपीयरिंग वालों की बात करूं, मैं चाहे यूपीटेट की बात करूं, सबकी मैंने एक कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की हर एक क्लास में कोशिश की है कि कुछ ना कुछ बच्चों को यहाँ से जाएं तो कुछ कम से कम अपने पेपर में ये सारे क्वेश्चन आने की वहाँ मेरी पॉसिबिलिटी रहती है कि वहाँ आप अच्छा बेस्ट करके आएँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़ना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अच्छे से पेपर दे के आएँ। बिल्कुल भी आपको मेंटली स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से पेपर दें चीज़ों को रिवाइज करते हुए। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।